नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं, कारक प्रकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना संस्कृत का ये, जिसको संस्कृत का स्तंभ भी कहा जाता है। कारक प्रकरण में अब तक हमने कर्ता कारक को पढ़ा है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कर्म कारक। सबसे पहले हम पिछली क्लास का एक बार रिवाइज करेंगे। कर्ता कारक के बारे में हमने जाना कि कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद में हमने कर्ता कारक में ही पढ़ा प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र ही प्रथमा। उसके बाद में हमने पढ़ा संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति, और उसके बाद में हमने पढ़ा इति पद के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कर्म कारक। कर्म कारक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी यहाँ से नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। सबसे पहले आज शुरू करेंगे कारक प्रकरण। अब देखिए कारक प्रकरण में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कर्म कारक। तो कर्म कारक को शुरू करूं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म के लिए हम पढ़ेंगे कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तु ईप्सित तमम कर्म, इसकी परिभाषा अनुवर्ती होगी या वृत्ति होगी क्रतु क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा है शु। क्रतु क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञा शु, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसी कारक की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। एक बार मैं यहाँ सूत्र का पदच्छेद करूं तो यहाँ से निकलेगा अपना क्रतु, यहाँ रुत्तो विसर्ग संधि हुई, और यहाँ से निकलेगा अपना ईप्सित। क्या निकलेगा बेटा, ईप्सित। और यहाँ से क्या निकलेगा, तमम, और यहाँ से सूत्र में निकला कर्म। अब देखिए सूत्र में हम समझेंगे कर्तु यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ईप्सित यानी जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा, तमम यानी उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्तु यानी कर्ता, ईप्सित यानी सर्वाधिक चाहा गया, तमम यानी उसको क्या कहेंगे, कर्म। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। पता चला होगा आपको कि कर्म किसे कहेंगे। कर्म की मैं परिभाषा दूं तो कर्म के लिए हम कहेंगे कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा सूत्र पढ़ेंगे यहाँ कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्, यानी अभी आपने जो कर्म कहा है उस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। लेकिन यहाँ सूत्र ने कहा अनुक्ते कर्मणि, यानी अनुक्त कर्म में। कौन से कर्म में, अनुक्ति कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से क्रम में द्वितीय विभक्ति होगी? अनुक्त क्रम में।
अब देखिए सूत्र में लिखा अनुक्त कर्म, इसका मतलब अब ये जो कर्म है शायद इसका भी कोई दूसरा भाग होगा, तो मैं सूत्र के अनुसार इसके भागों की बात करूं तो कर्म जो है उसी कर्म के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम कर्म को ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ अनुक्त कर्म आया है तो अनुक्त में हमें द्वितीय कर लिए है, लेकिन पूर्व वाले सूत्र ने ये कहा था कि आपको कर्म में कौन सी करनी है, द्वितीय विभक्ति करनी है। लेकिन यहाँ पूर्व वाले सूत्र ने ये कहा कि कर्म संज्ञा होगी जिसको करता चाहेगा। उसके बाद में कर्मणि द्वितीय ने ये कहा कि कर्म ने अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म की। तो यहाँ कर्म कितने प्रकार का मिला हमें, दो प्रकार का, एक तो उक्त कर्म और दूसरा कर्म होगा अनुक्त कर्म। अब देखिए अनुक्त कर्म में तो कौन सी विभक्ति, द्वितीय, और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, अनुक्त कर्म में द्वितीय। हमारे सिलेबस में चलते हैं वाच्य। 10th की मैं बात करूं तो 10th के सिलेबस में वाच्य, वाच्य के अंदर हम पढ़ेंगे वहां कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, इन वाच्यों के अनुसार मैं आपको कर्म को समझाने का प्रयास करूंगा। उक्त कर्म और अनुक्त कर्म दोनों को हम वाच्यों के अनुसार देखते हैं। तो हमने कहा कि उक्त कर्म में तो कौन सी, प्रथमा, और अनुक्त कर्म में द्वितीय। तो देखिए हम एक कर्तृवाच्य का वाक्य लेते हैं, सीता पाठम पठती, सीता पाठ को पढ़ती है। तो देखिए सीता किसको पढ़ती है, पाठ को। तो यहाँ कर्म क्या है, उसका पाठ। और यहाँ देखिए कि कर्ता की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, कर्ता की। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। और कर्ता में वहां कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, और क्रिया भी कर्ता के अनुसार आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता के अनुसार वहां क्या आती है, क्रिया आती है। अब यहाँ जो कर्म है उस कर्म में कौन सी विभक्ति मिलेगी हमें, द्वितीय विभक्ति। और यही कर्म कौन सा कर्म कहलाएगा, अपना अनुक्त कर्म। हम कह सकते हैं अनुक्त कर्म की परिभाषा के रूप में कि कर्तृवाच्य का जो कर्म होगा उसी कर्म को हम अनुक्त कर्म कहते हैं। अब देखिए उक्त कर्म, उक्त कर्म में कौन सी, प्रथमा। तो इसी वाक्य को मैं चेंज करूं कर्मवाच्य में, तो यहाँ कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी तो वहां कर्ता में प्रथमा थी, और कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता। तो यहाँ कर्म में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा। अब कर्मवाच्य में जब इस वाक्य को चेंज करेंगे तो सीता तृतीया में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, सीतिया। पाठ का क्या हो जाएगा, प्रथमा में आएगा तो पाठ है। आगे पठ धातु है, यते जुड़ जाएगा, रूप क्या बजाएगा, पठयते। रूप क्या बना, पठयते। और क्रिया किसके अनुसार आई, यहाँ कर्म के अनुसार। सीतिया पाठ है, पठयते। अब यहाँ जो कर्म है ये पाठ है, ये कौन सा कर्म है, उक्त कर्म। समझ में आया होगा, उक्त और अनुक्ति। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। उक्त कर्म को आपको समझाऊं, इसकी परिभाषा हम दें तो कर्मवाच्य का जो कर्म होगा वह कौन सा कर्म कहलाएगा, उक्त कर्म। और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर है यहां तक, आगे लेंगे हम। इसी बात को, दोनों सूत्रों को हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि पूर्व सूत्र में हमने कहा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीय के द्वारा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। इसी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे सह हरिम भजती, वह हरि को भजती यानी भजता है। वो किसको सर्वाधिक चाह रहा है, यहाँ हरि को। तो कर्ता अपनी क्रिया को, जो भजने की क्रिया संपादित कर रहा था उसके अंदर कर्ता किसको चाह रहा था, हरि को। जैसे मैं कहूं राम है पत्र में लिखती, यहाँ राम किसको सर्वाधिक चाह रहा है, पत्र को।
राम जो है लिखने की क्रिया संपादित कर रहा है और उस क्रिया के अंदर उसका कर्म क्या है, पत्र है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाह रहा है, किसको चाह रहा है, पत्र को। तो पत्रम में कौन सी हुई, द्वितीया। महेश है ग्रामम गच्छति, महेश गांव को जाता है, किसको सर्वाधिक जा रहा है वो, गांव को। तो गांव में कौन सी हुई, द्वितीया। सुरेश है पुस्तकम पठति, सुरेश किसको सर्वाधिक जा रहा है, पुस्तक को। तो पुस्तकम में कौन सी हुई, द्वितीया। लता कृष्ण गोलकम खादती, लता कृष्ण गोलकम यानी गुलाब जामुन, लता किसको चाह रही है सर्वाधिक, गुलाब जामुन को। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या है यहाँ, खाद, खाने अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। तो जिसको भी सर्वाधिक चाहेगा, किसको चाह रही है यहाँ, लता कृष्ण गोलक को यानी गुलाब जामुन को वो सर्वाधिक चाह रही है। तो उसके अंदर कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहेगा उस कारक की कर्म संज्ञा होगी, और जहां कर्म संज्ञा होगी वहां सूत्र, कौन सा सूत्र अपना, कर्मणि द्वितीया, इसके द्वारा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर है यहां तक। आगे पढ़ेंगे हम उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति की मैं परिभाषा दूं तो किसी विशेष पद को आधार मानकर की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी किसी भी विशेष पद को आधार मानकर जो विभक्ति होगी, जैसे मैं कहूं सुरेश है, या फिर दूसरा उदाहरण दूं राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर जो अभितः पद है उसके योग में राजमार्गम में द्वितीय विभक्ति हो रही है। अभी उदाहरणों को सभी को देखेंगे हम एक एक की। तो मैं सबसे पहले बात करूं उपपद विभक्ति की। उपपद विभक्ति, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपपद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा दूं, किसी विशेष पद को आधार मानकर की जाने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। यानी किसी भी विशेष पद को आधार मान के हम जिस विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो विभक्ति कौन सी कहलाएगी, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट अपना नियम है, द्वितीय के अंदर सबसे पहले अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि। अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन पदों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अभितः है, साथ साथ इनका अर्थ भी देखते जाएंगे। अभितः यानी होता है दोनों और। दूसरा अपना पद है परितः, परितः यानी चारों और। उसके बाद में है तीसरा अपना पद है समया, समया यानी समीप या निकट। उसके बाद में है निक्सा, निक्सा यानी निकट या समीप। उसके बाद में है हा, हा यानी हाय, या फिर हम कह सकते हैं सौखार्थक। उसके बाद में अपना प्रति, प्रति यानी और। प्रति, इस पद के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय।
यानी किसी भी वाक्य के अंदर आपको अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति इनका योग दिखाई दे, हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। एक एक का उदाहरण देखते हैं। अभितय में सबसे पहले राजमार्गम, अभितः वृक्षः सन्ति। राजमार्ग के अभितय यानी दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। तो यहाँ अभितय योगे कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय। किसमें? राजमार्गम में। अभितय के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। उसके बाद में है परितः, विद्यालयम, परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालयम परितः वृक्षा शांति। तो विद्यालयम पद में परितय के योग में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। समया, ग्रामम, समया, देवालयः अस्ति। ग्रामम, समया, देवालय। तो यहाँ समया के योग में ग्रामम में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय। ग्रामम समया देवालय अस्ति, यानी गांव के समीप क्या है? देवालय है। निक्सा, निकट। विद्यालयम, निक्सा, राजमार्ग है अस्ति। विद्यालय के निकट क्या है? राजमार्ग है। तो विद्यालय में निक्सा योग है द्वितीय विभक्ति। हा, हा का प्रयोग अफसोस, सॉरी, हा अर्थ में या शोकार्थक अर्थ में। तो हा दुर्जनम, हा दुष्टम। उसके बाद में प्रति, हा के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हो रही है? द्वितीय। उसके बाद में है प्रति, प्रति का अर्थ होता है और, या की ओर भी हम कह सकते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा अपना विद्यालयम प्रति छात्रः गच्छन्ति। विद्यालय की ओर क्या कौन जा रहे हैं? छात्र जा रहे हैं। तो प्रति के योग में यहाँ विद्यालय में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय। उम्मीद है समझ में आया होगा। सीधा सीधा आपको ये देखना है कि किसी विशेष पद को जहां पर आधार मान की विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा वो कौन सी विभक्ति कहलाएगी? उपपद विभक्ति। तो द्वितीय उपपद में हमने देखा अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अभितय का अर्थ हमने जाना दोनों ओर। उदाहरण के लिए हमने कहा राजमार्गम अभितः वृक्षा शांति। तो यहाँ अभितय योगे राजमार्गम में कौन सी हुई? द्वितीय। दूसरे उदाहरण में हमने देखा परितः, परितः यानी चारों ओर। तो विद्यालय परितः वृक्षः शांति। विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। उसके बाद में समया, समया यानी समीप, समया यानी समीप। ग्रामम समया देवालय अस्ति। गांव के समीप क्या है? देवालय है। उसके बाद में हमने देखा निक्सा, निक्सा यानी निकट। जहां पर निक्सा का प्रयोग किया जाएगा निकट अर्थ में, तो निक्सा योगे द्वितीय। किसमें? विद्यालय में। विद्यालय निक्सा राजमार्ग है अस्ति। उसके बाद में हा और प्रति इनको भी हमने देखा। तो इन पदों के योग में वाक्य में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।